तो टॉपिक था हम लोग नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। अब नाभिकीय विखंडन की हम बात करें तो हमने जब कल इसमें स्टडी किया था 92 यूरेनियम 238 पे जब एक न्यूट्रॉन तुमने उमारी कराई थी तो क्या प्राप्त होगा हमको, बोलो 92 क्या प्राप्त होगा, 92 यूरेनियम हुआ तो प्राप्त। हमें क्रिप्टन और बेरियम के रूप में हमको नाभिक, जैसे नाभिक जब विखंडन हुआ तो दो नाभिक बनेंगे, ठीक है ना। नाभिक मतलब क्या हुआ, एक नाभिक के टूट करके विखंडन हुआ ना, विखंडन का मतलब एक से ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो हमारे पास दो नाभिक बने, वो नाभिक क्या थे, नहीं नाभिक कितना था 56 बेरियम 148 होगा, 1 नाभिक विखंडन वाला इक्वेशन देखिए कितना है 148 प्लस 36 क्रिप्टन 88 प्लस 3 प्लस जब नाभिकीय विखंडन का इक्वेशन में देखा तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमान ने पहली बार क्या किया, रिएक्शन किया, ठीक है ना। जो रिएक्शन उन्होंने किया, उन्होंने जो क्रिया की कराई वो किस पे कराई, 92 यूरेनियम 238 पे एक न्यूट्रॉन की क्या उसमें बमबारी कराई। उसका रिजल्ट ये हुआ हमारे इसमें कि जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की जब बमबारी कराई तो न्यूट्रॉन की बमबारी में क्या होता है, ये न्यूट्रॉन छोड़ा अगर तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, सीधा नाभिक पे अटैक करेगा, ठीक है ना। क्यों करेगा, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, अगर हम बात करें नाभिक की तो नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दो है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। नाभिक के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है जैसे ही अगर न्यूट्रॉन का इसमें अटैक कराएंगे तो ये कहाँ एंट्री करेगा, नाभिक के अंदर एंट्री करेगा, और जब नाभिक के अंदर एंट्री करेगा तो जो इस नाभिक का स्थायित्व बना हुआ है उसको ये प्रभावित करेगा, ठीक है ना। प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का ऐसा समावेश होता है जो नाभिक को स्थिर रखता है। जैसे ही इस पर न्यूट्रॉन एंट्री करेगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है ना। अब द्रव्यमान संख्या जब बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर स्थिर हो गए नाभिक क्या होंगे, टूट जाएंगे भाई। जाहिर सी बात है कि जितना जिसकी क्षमता होती है उसकी क्षमता से उसको ज्यादा कुछ भी लोड करोगे तो क्या होगा, बिखर जाएगा। उसी प्रकार से यूरेनियम का जो नाभिक है वो भी क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद हमें क्या है, बेरियम और क्रिप्टन नहीं मिलता है, हमें जो मिलता है दो नए नाभिक मिलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक नाभिक ये है, ठीक है, ये है नाभिक जिसमें क्या है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जब ये टूटेगा, टूटने के बाद हमको दो नाभिक मिल जाएंगे। अब नाभिक में ही टूटेगा, ठीक है, नाभिक फर्स्ट और नाभिक सेकेंड, दो भागों जब टूटेगा तब तो विखंडन होगा, ठीक है। ये टूट गया दो भागों में, जब ये टूटेंगे दो भागों में तो यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, यही तो होंगे, अब और कुछ होगा नहीं, क्योंकि नाभिक के अंदर ये तो जब ये टूटेंगे तो कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें चले गए और कुछ कहाँ चले गए, इसमें चले गए, ठीक है। तो दो नया नाभिक होगा, क्या हुआ
निर्माण होगा। जब दो नए नाभिकों का निर्माण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आखिर में वो नाभिक है किसके? अब भाई नाभिक किसी भी तत्व को होंगे। आखिर अब ये मतलब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि आखिर में ये नाभिक है किसके? तो फिर जब ये नाभिक है किसके, इसका जब स्टडी हम करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि सबसे पहले नाभिक हम निकालेंगे परमाणु क्रमांक। जब परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो जो परमाणु क्रमांक होगा वो किसका होगा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की, ठीक है ना। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की क्लियर, क्योंकि नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। अब क्या है, परमाणु क्रमांक जैसे ही निकलेगा तो परमाणु क्रमांक निकलने के बाद तुरंत हमको पता चल जाएगा कि आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी भी तत्व के आवर्त सारणी में स्थान का जो निर्धारण होता है वो कौन कराता है? परमाणु क्रमांक कराता है। और परमाणु क्रमांक ही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद निकालेंगे हम दूसरा निकालेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या होता है नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन प्लस कुल न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जब स्टडी करेंगे इसमें हमने किया तो हमने ये देखा कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जब नाभिक इससे टूटा था, ये टोटल कितने हैं? 238, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या कितना था? 238। इसकी बात करें इसमें देखेंगे इसका था, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? 92, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 238, ठीक है ना। ये कौन सा था? 92 × 238, ठीक है ना। ठीक, अब ये जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? इसी 92 और 238 का टूटेगा। हमने देखा कि 92 में से जब टूटा कोई तत्व, ठीक है ना, तो ये तत्व जो बना, ये जो टूटा इसमें से आपके 56 प्रोटॉन एक जगह इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। 56 प्रोटॉन एक जगह और 148 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अगर 148 कितने थे तो इनका द्रव्यमान संख्या है। तो बात अगर करें हम कितने की, देखो 148 माइनस 56, 8 में से 6 गया, 2 हो गया, ठीक है। 4 में से 5 नहीं गया, 14 में से 5 गया, कितना हो गया? 9 हो गया, 90। यानी कि कुल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 92 प्लस 56 में कितना? 140, ठीक है। तो वही हमने क्या किया, प्रोटॉन में हमारे पास 56 और 92 न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए, ठीक है। इकट्ठे जब एक हो गए तो परमाणु क्रमांक कितना मिला? 56 मिला। और ये कितना मिल गया? 148। क्या है ये? द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। ऐसे ही जब हमने फिर देखा दूसरा नाभिक था
उसमें जब हमने बात किया उसमें हमने देखा कि 36 प्रोटॉन, 36 प्रोटॉन, ठीक है, और कितने न्यूट्रॉन? 88 कैसे जाएंगे? एक डेढ़ द्रव्यमान में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 2, 8 में 6 गया 2 और 8 में 3 गया 52 न्यूट्रॉन, यानी कि 36 प्रोटॉन और 52 न्यूट्रॉन कहाँ हो गए? एक जगह इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे जब हो गए जो द्रव्यमान संख्या निकला वो कितना निकल गया? 88। क्लियर, ठीक है ना। अब क्या है कि 56 परमाणु क्रमांक, 36 परमाणु क्रमांक, ये दोनों क्या निर्धारित कर रहे हैं? तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है? प्रोटॉनों की कुल संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, और प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहती है? परमाणु क्रमांक कहता है। और परमाणु क्रमांक ही आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के स्थान निर्धारण का मूलाधार है, वही उसका निर्धारण करता है। तो देखो 56वें नंबर पे क्या है, ठीक है ना। 56वें नंबर पे हमने जब देखा आवर्त सारणी में 56वें स्थान पे, तो हमको क्या मिला? बेरियम, ठीक है ना। और 36वें नंबर क्या मिला आपको? क्रिप्टॉन, ठीक है ना, मिला। अब देखो क्या है, हमारे पास जितना सामान होगा उतने में इसको बांटेंगे ना। हमने बांटा, जब हमने बांटा तो देखा प्रोटॉन कितने थे? 92। जब हमने इन दोनों को जोड़ा 6 6 12 5 8 1 9 92 हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया, एक बचा उसमें से, ठीक है, और 5 3 8 और 1 9, कितना हो गया? 92। यानी कि हमारे जो प्रोटॉनों की संख्या थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। मतलब हमारे यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है ना। नाभिक क्या है? बैलेंस है, बराबर टूटे हैं। अब उसके बाद चलते हैं इसमें, अब देखते हैं प्रोटॉन टूट गए तो न्यूट्रॉन टूटे नहीं टूटे। अब न्यूट्रॉन को निकालने क्या करेंगे? यहाँ पे हम द्रव्यमान संख्या को जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। जब द्रव्यमान संख्या का हमने इसको बांटा, इसमें आपस में एक दूसरे से अलग किया, 148 और 88 क्या हुए? अलग हुए, ठीक है ना। कैसे अलग हुए? क्योंकि 188 में क्या है? 92 तो क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है, और 56 प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है ना। ध्यान रखना 92 और 56, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? दूसरे वाले में 52 न्यूट्रॉनों की संख्या है और 36 प्रोटॉन की संख्या है। तो अब एक काम करते हैं कि देखते हैं इसका प्रोटॉनों का जो योग था द्रव्यमान संख्या 148, और इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 88 हो गई, ठीक है ना। दोनों का जब हम योग करेंगे, ठीक है, तो जब दोनों का योग कर रहे हैं हम, तो दो कितना हो गया बताओ? 148 और 88 जोड़ो, 8 और 8 16 तो कितना बचा? 1 बचा, और 8 4 12 13 83 बचा, 1 और 1 236। क्या रही? द्रव्यमान संख्या आ रही है। और हमारे पास क्या था? 238। ये टूटा किससे? जैसे हमने एक न्यूट्रॉन किसमें एंट्री कराई, ठीक है ना। यानी कि 38 और प्लस 1 39, द्रव्यमान संख्या 39, ठीक है ना। अब क्या है कि जब हमने जोड़ा इसमें, तो दोनों की द्रव्यमान संख्या मिलाकर कितना? 236 हो रहा है, जो कि 38 से 2 और प्लस 1 3 कम हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? 2 तो द्रव्यमान संख्या में कमी हो रही है, और 1 क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन कम हो रहा है। अब चूंकि क्या है कि प्रोटॉन तो बराबर हो गए, तो डिसबैलेंस किसमें हो रहा है? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कम और ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। प्रोटॉन तो पूरे मिल गए, हमको नहीं पूरा मिला तो न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कितना नहीं मिला पूरा हमको? 236 में से अगर 38 में से कितना होगा? 2 बचा, और 1 न्यूट्रॉन ने भाग लिया था जब इसमें एंट्री का था, तो 38 से 39 हो गया था, ठीक है ना। तो 1 न्यूट्रॉन का प्लस 1 यानी कि
हमारे पास जो बच गया 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यही 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं आगे क्रिया में फिर से भाग लेते हैं और इन्हें फिर विखंडित करते करते ऐसे करते करते क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया बनती है। ठीक है ना, कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और अपार ऊर्जा इसमें निकलती है। ठीक है, अपार ऊर्जा इसमें क्लियर, कोई दिक्कत, सही चल रहा है, समझ में? अब देखो ये तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया। ठीक है ना, अब जो हमारा टॉपिक है कि 92 यूरेनियम 235 का विखंडन। ठीक है ना, 92 यूरेनियम 235 का विखंडन। ये तो भी आपको बताया मैंने कि आखिर में यूरेनियम का विखंडन जैसे एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो विखंडित होता कैसे है, अब कैसे हमको विखंडन के बाद मिलने वाला जो तत्व है वो क्रिप्टन और बेरियम मिलता है। वास्तव में तो नाभिक का विखंडन होता है ना, नाभिक का विखंडन होने के बाद क्या होता है कि उसमें सीधा सीधा सा आपके नाभिक के विखंडन होंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का विखंडन होगा। हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के आधार पर ज्ञात किया कि तत्व है कौन सा। ठीक है ना, पता चला हमको कि अगर 56 था तो परमाणु क्रमांक कितना था, 56 था। प्रोटॉन की संख्या क्या है, 56 थी तो परमाणु क्रमांक में क्या हुआ, 56 हुआ। तो 56 आवर्त सारणी में स्थान पर क्या चीज मिला हमको, बेरियम। ठीक है, बी। ठीक है, और 36 स्थान पर क्या मिला हमको, क्रिप्टन मिला। और उसके बाद हमने जब न्यूट्रॉनों की संख्या का अध्ययन किया तो उसमें हमने पाया कि जो उसमें भी डिवाइड अलग अलग हुए, जब वो अलग अलग हुए तो उनका जब योग किया प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का तो बेरियम का 148 मिला हमको। ठीक है, और क्रिप्टन का द्रव्यमान संख्या कितना मिला, 88 मिला। ठीक है ना, दोनों को जब जोड़ दिया हमने तो जो कुल हमारा था यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या 238 और प्लस एक और न्यूट्रॉन यानी कि 239 हुआ था, उसमें क्या हो गया, कमी पाई गई। इनके योग में आपस में अंतर पाया गया। जो अंतर था, ठीक है ना, वो जो अंतर मिला हमको वो 3 न्यूट्रॉन के रूप में मिला, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो हमको पूरी 92 मिल गई थी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में अब द्रव्यमान संख्या में अगर अंतर आ रहा है, दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड और राइट साइड के योग में अगर द्रव्यमान संख्या में अंतर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अगर प्रोटॉनों की संख्या पूरी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या में भी गड़बड़ी हुई होगी। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो प्रोटॉनों की कुल संख्या तो हमको मिल रही है, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या हमको नहीं मिली। तो अध्ययन किया हमने तो उसमें संख्या 3 न्यूट्रॉनों की संख्या हमको कम मिली। वही 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं सक्रिय अवस्था में श्रृंखला क्रिया का निर्माण करते हैं। पुनः वो क्या करते हैं, यूरेनियम से अपनी क्रिया करते हुए एक नाभिक की श्रृंखला को बनाते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास टॉपिक आता है नाभिक विखंडन में ही 92 यूरेनियम 235 का विखंडन। यूरेनियम 235 का विखंडन। जब इसका हमने विखंडन अध्ययन किया तो आखिर में हम तो अध्ययन कर रहे थे कि सब यूरेनियम के समस्थानिक है। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे 92 यूरेनियम 235 के विखंडन की, ठीक है, जैसे ही सेम प्रक्रिया वही है, सब कुछ वही है, पुनः उसी पे हम चलते हैं। पहले सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, इसको कहते हैं 92 यूरेनियम 230, इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसके बराबर होता है P प्लस, इसके बराबर होता है P। ठीक है ना, ठीक। अब देखो क्या है इसमें, जब हम आप देखेंगे कि एक न्यूट्रॉन की जब बमबारी कराई गई, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए जो विखंडन है अगर प्राकृतिक यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम है 92 यूरेनियम 235, इसमें जब हमने क्या किया कि
जब बात करें जो 92 रेडियम 238 जो है एक नेचुरल यूरेनियम है जिस पे हमने अभी इसके पहले चर्चा किया था। इसका सम स्थानिक क्या है 92 रेडियम 235, ठीक है। तो जब इसके हम पे बात करेंगे तो पाएंगे कि दोनों क्या है समस्थानिक विखंडनों में अगर देखें तो 1 मेगावोल्ट से अधिक ऊर्जा वाले तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोग करने के बाद में देखा कि जैसे ही एक तीव्रगामी न्यूट्रॉन क्या करे इसमें अटैक करना, सेम वही प्रक्रिया फिर से क्या करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो नाभिक पे अटैक करेगा, ठीक है ना। नाभिक पे जैसे ही अटैक करेगा, ठीक है ना, देखिएगा 92 यूरेनियम 230 प्लस, ठीक है ना। एंट्री क्या क्या था, ये न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन था। तो मान लीजिए इसी में है अगर 92 और प्लस 235 में 92 घटा, जब 235 में से 92 को घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचा 143, 143, ठीक है ना। यानी कि जो 143 था वो क्या है, प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, 143, ठीक है ना, ये आपका था, ठीक। अब क्या हुआ कि प्लस 0 इसमें क्या हुआ, एंट्री किया। जैसे ही एंट्री करेगा तो क्या 92 डिस्टर्ब करेगा भाई, हर कोई अपने समूह को खोजता है, ठीक है ना। अगर वो क्या है प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन के साथ खड़ा हुआ। अगर न्यूट्रॉन है तो प्रॉपर्टी मिलती है ना उसकी, ठीक है। जब प्रॉपर्टी जिसकी जहां मिलती है वहां पे जाकर तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे तो अक्सर उन्हीं से आपकी बातचीत होती है जिनसे आपके विचार मिलते हैं। जिससे आपके विचार और गुण नहीं मिलेंगे बातचीत नहीं होगी, ठीक है ना। जब बातचीत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है तो कोई मतलब फिर नहीं है, मतलब ही रख लिया। हाँ, एक क्लास में आप बैठे हुए हैं सब लोग, लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी उससे बात होती है, ये संभव है। हर कोई जिससे विचार मिलता है उससे बात करता है, उसकी दोस्ती उसकी होती है। तो जैसे ही ये न्यूट्रॉन को एंट्री करेगा ये अपने समूह में न्यूट्रॉन में चला जाएगा, न्यूट्रॉन में जाएगा ना, न्यूट्रॉन में जाएगा तो एक नाभिक का निर्माण होगा 92 प्लस 144, ठीक है ना। अब नाभिक में क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या बढ़ गई, ठीक है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया। जब प्रोटॉनों की कोई संख्या में अंतर नहीं आया तो आवर्त सारणी में स्थान में भी कोई अंतर, जब स्थान में अंतर नहीं आएगा जो 92 स्थान पे जो तत्व था उसी तत्व का क्या होगा, समस्थानिक होगा, ठीक है ना। जब समस्थानिक होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 92 यूरेनियम 236, ठीक है ना। तो यहां पे बनने के बाद ये क्या बन गया 92 यूरेनियम 236। अब ये हो गया स्थिर, ये तो स्थिर था, अब ये क्या हो गया, जैसे इसका नाभिक का स्थिर होगा ये फिर टूट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर वही जब नाभिक टूटेगा तो नाभिक भी बनेगा, क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहीं न कहीं जाके फिर संगठित होंगे। तो संगठित हुए तो वो हो गए 56, ठीक है ना। और आपका वो था क्या नाम है, बोलो पता कितना बचा, 14 में 6 कितना बचा 8, और 4 3 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा, कितना बचा 8, कितना हो गया 80, ठीक है। अगर
13 + 5 = 8, यानी कि हमको जो मिला या क्या मिला, P + 88। क्यों? क्योंकि तत्व के नीचे क्या लिखा आता है, परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखा है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए प्रोटॉन या फिर लिखा, न्यूट्रॉन या फिर क्या लिखा, 88 प्लस 36 प्रोटॉन एक तरफ चले गए। जब 89 में से अगर 36 घटाओ तो कितना जाएगा, ध्यान देना भाई, 6 3 9 और 5 3 8, ठीक है, कितना था 53, यानी कि P + 53, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन की संख्या 36 है तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी, 53, ठीक है। अब क्या बचा, देखते क्या बचेगा। अब जब स्टडी किया गया इसके, जब पाया गया कि नाभिक टूटने के बाद, ठीक है ना, जब नाभिक टूटा उसके टूटने के बाद 56 प्रोटॉन एक जगह चले गए और 88 न्यूट्रॉन उसके पास आए खड़े हो गए। मतलब एक नाभिक में 56 प्रोटॉन और 88 न्यूट्रॉन एकत्रित हो गए। जैसे दोनों एकत्रित हो गए उसके बाद क्या होगा, अब स्टडी करेंगे आगे, स्टडी करेंगे आगे तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकाला हमने, द्रव्यमान संख्या निकाला। तो परमाणु क्रमांक 56 हो गया प्रोटॉनों की कुल, और इस 56 + 88 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, 144 है, ठीक है। वैसे फिर क्या हुआ, 36 और दूसरा जो नाभिक का निर्माण हुआ उसमें क्या हुआ, 36 जो था, 36 जो था वो क्या था, प्रोटॉनों की संख्या, और 53 क्या था, 53 क्या था, न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब एक नाभिक में 56 प्रोटॉन और 88 न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए, और एक नाभिक में 36 प्रोटॉन और 53 न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो ये द्रव्यमान संख्या जो बनी वो कितनी बनी, क्लियर, ठीक है। अब जब ये बना था आवर्त सारणी की तरफ हम भाग गया, ये तो बन गया नाभिक, है किसका पता नहीं, खोजते हैं किसका, ठीक है। जब ये खोजने की प्रक्रिया हमारी हुई तो हमने ये देखा किसका इसको अध्ययन करेंगे तत्व खोजने के लिए, परमाणु क्रमांक, ठीक है। जैसे जब परमाणु क्रमांक पे ध्यान दिया तो पहला 56 था, दूसरा क्या था, तो 56 आवर्त सारणी में 56वें स्थान पर, 56 पोजीशन पे जो तत्व हमको मिला वो कौन सा मिल गया, ये बेरियम, ठीक है ना। स्थान अगर बदल गया तत्व बदल जाएगा, स्थान सेम है, द्रव्यमान संख्या बदल रही है, सब स्थानिक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 36वें स्थान पे, जब हमने इसके 36वें स्थान पे देखा तो क्या मिला हमको, आवर्त सारणी के 36वें स्थान पर हमको क्या मिला, ठीक है, उसका द्रव्यमान संख्या 89। अब क्या है कि मान लीजिए इसमें P बराबर n बराबर कितना था, 88, और इसमें n बराबर 53। बेरियम के द्रव्यमान संख्या की जब हम बात करेंगे उसमें 56 क्या था, प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन में कितनी जाएगी, 88 जाएगी, ठीक है ना। इसमें 36 अगर प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 89। अच्छा, अरे भाई जब 36 इसमें प्रोटॉनों की संख्या है तो न्यूट्रॉन की संख्या 89 कैसे हो जाएगी, 53 हो जाएगी, ठीक है ना। जब 53 हो जाएगी तो हम देखते हैं, बात करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी तुलना इससे कर रहा है, इस वाले से, ठीक है ना, न्यूट्रॉन ने ये बनाया। आप जब इसकी तुलना करेंगे तो जब परमाणु क्रमांकों का योग देखेंगे तो दोनों जोड़ कितना रहा, 6 और 6 12, बचा 2, 5 8 1 9, 92,
ठीक है ना। दोनों परमाणु क्रमांकों का योग कितना हो रहा है, जो कि इससे मैच खा रहा है। भाई जहां से विग्रह हुआ है उसी के बराबर तो होना चाहिए, विग्रह होने का मतलब ये हो गया। लेकिन अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। जब ऊपर चलेंगे आप तो 144 और 89 को जोड़े, जो 144 और 89 को ऐड करो, 230। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो इसका कितना 230, जो कि इसके द्रव्यमान संख्या के बराबर नजर नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर हम बात करें तत्व की, अगर अभी देखो दोनों परमाणु क्रमांक मिला दिया हमने, ठीक है, और ये भी मिला दिया, तो जो तत्व बना वो कौन सा बना, एक तरह से देखा तो 92 और 230 बना ना। बनने के बाद अगर आवाज सारणी में जाओगे तो यूरेनियम भी तो मिलेगा। परमाणु क्रमांक क्या था, 92, क्या मिलेगा, यूरेनियम भी तो मिलेगा ना। जब यूरेनियम मिलेगा यानी कि तत्व तो यूरेनियम बन गया, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 236 है, यहाँ पे 233 है, तो डिफरेंस किसमें आ रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। परमाणु क्रमांक हमने जोड़ दिया, 92 आ गया, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। जब द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई तो अंतर किसमें रहा, न्यूट्रॉनों में। सिंपल सा, कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। जो 3 का अंतर आ रहा है वही 3 न्यूट्रॉन क्या होगा, अगली अभिक्रिया में भाग लेगा, और भाग लेने के बाद वो क्या करेगा, श्रृंखला अभिक्रिया बनाएगा, ठीक है ना। अब श्रृंखला अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला, ठीक है ना। अब देख लो, कल फिर वही बात कह रहे थे, विनाश और विकास की बात कहते हैं आपसे। साइंस को हमेशा विकास और विनाश दोनों में देखा जाता है, ठीक है ना। साइंस जितना विकास करता है उतना ही विनाश में भी सहयोग देता है, ठीक है ना। बस अंतर है कि कौन किसको किस तरह से प्रयोग करता है। अगर देखा जाए तो भारत ने भी परमाणु बम बनाया, ठीक है, पाकिस्तान ने भी बनाया, ठीक है, और देशों ने भी बनाया, ठीक, लेकिन रखा सबने है, फोड़ा किसने था, अमेरिका। कहां फोड़ा था, हिरोशिमा और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में। तो विकास तो किया उसने, लेकिन उससे विनाश कर दिया उसने, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से किया जाए, नियंत्रित तरीके से, तो विकास ही विकास उससे संभव है, विनाश उससे संभव नहीं है। इसका भी बताएंगे आपको, उसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को रोकने के जो रिएक्टर बनते हैं उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। ये तो पहले आपका था श्रृंखला अभिक्रिया 92 यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन, ये क्लियर हो गया। तो अब आगे चलें, अब इसको मिटा देंगे, चलो आगे मिटाओ।
चलो भाई, अब आप लोगों के फिगर की कला देखते हैं। कोई एक और बनाओ फिगर। इसको बनाओ। आप बात कर सकते हो। कैमरा ऑन तो था ही हम लोगों का। कैमरा ऑन नहीं है क्या? कोई थोड़ा फेसबुक चलाओ। अब छोड़ दो, उसको बाद में करेंगे रिकॉर्डिंग। इसी से डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में। चलाते हो फेसबुक? चलाते हो फेसबुक? खोलो। कहाँ है? आवाज़ अब नहीं आ रही है, बात कर सकते हो। मैं निकाल दिया माइक। सुन नहीं रहा भाई। तुम करो, तुम्हारा तुम फिर बनाते रहो। हाँ, किसका है ये तुम्हारा ही है। तो वाइफ में आऊँगा। मूवमेंट तो होता ही है, बिना मूवमेंट अब थोड़ी करना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लास चल रहा है ना, लाइव में लिखा था क्लास 12 लाइव, तो क्लास चल रही है। तो क्लास में लड़के दिखाई देगा, दिखाई देगा आता होगा। अभी देखना, उस पर भी कमेंट आएगा। कनेक्ट है इससे? हाँ, अभी नहीं हुआ है। कभी कनेक्ट हुआ है? कनेक्ट हुआ था इसका तो ये देखो, तुम्हारा फेसबुक का नहीं। तुम्हारा लाइट है फेसबुक पर? लाइट आप किए हैं? हम ये कह रहे हैं कि फेसबुक लाइट चाहते हो? हमारे उसमें है, हमारे उसमें ऐड हो। इसको मैसेज आ गया लाइट का। नहीं आया यूट्यूब पे नहीं चला रहे हैं। अच्छा कैमरा
ऑन करके रखो, पता चलेगा आवाज आ रही है। अच्छी आवाज आ रही है। शांत करो। Reduce background noise. कम करो। देखो बैकग्राउंड आवाज कोई जा रहा है। कक्षा 6 और 7 जो बच्चों को आई कार्ड बनना है, कहाँ है? इधर देखो, इधर अरे क्या है, ऐसा नहीं, जो पहले आए वो पहले के पास मिल सकता है। ऐसा कोई नहीं, पीछे वाला कॉपी आएगा। लाइन लाइन समझते हो? लाइन समझती है? लाइन है, बीच में गैप बनाओ, गैप बना, गैप बीच में गैप बनाते, गैप मिलती है। ये कमेंट आया, अरे अरे तुम मन कर रहे हो कि मारे चावल, इसमें वो बच्चे करना है जिनका फोटो खींच लिया गया है, वो इधर लाइन नियम का फोटो हो गया है, वो इधर लाइन लगाएंगे, लाइन लगा के बात हो जाना, आप अपना क्या वही फोटो एक लाइन लगाइए, एक लाइन लगा, ये सबका फोटो हो गया है, सबका हो गया है, 2 मिनट, चल 2 मिनट, चल बच्चियों में किसका फोटो हो गया है, जिसका फोटो हो गया है, लाइन लगाओ के मारे के बाद अगर हमारे थोड़े देर लाइन सीधे रहती है, चलो बीच में क्या बना दो टाइम क्या है, इसको कोई चल बोलिए ना बात नहीं है। अब इतने लोगों का फोटो नहीं खींचा गया, फोटो खिंचाना और भाग जाना, आई कार्ड लेने नहीं है, ऐसे आई कार्ड 15-20 बस जा रहे हैं, फोटो खींचा रहे हैं और उसके बाद आई कार्ड बन जाएगा तो दोबारा इश्यू का जरूरत नहीं है। इसमें से 50% में बैठे फोटो खिंचाएंगे और आई कार्ड बन जाएगा, इतने लोगों का फोटो नहीं खींचा जाएगा।
बन गया। ठीक है, तो फोटो देखिए बच्चे हैं सर, लाइन अप और फोटो लाइन लगाओ। वही लाइन खत्म हो जाए, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, नियंत्रित और अनियंत्रित, ठीक है ना। अनियंत्रित मतलब कि जो किसी के नियंत्रण में ना हो, एक बार शुरू हुई वो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो मैंने यहाँ बात किया था कि परमाणु बम का विस्फोट होना, जो हुआ भी है आज तक वहां रिलेशन उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि अब जो हमने वो रिएक्शन पढ़ा था 92 प्लस एक न्यूट्रॉनों की उसमें जो एंट्री कराई थी, बम अटैक करवाया था, उससे हमको समस्थानिक प्राप्त हुआ 92 उससे बेरियम और क्रिप्टन हमको मिला नाभिक के रूप में, ठीक है। उसका चार्ट एक डायग्राम बनता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े अगर फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, चित्र बना के इनसे अगर याद करते हैं तो ये मतलब कि टॉपिक होता है वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाता है। अभी मैंने जैसे देखा आपने कि खुद मैं फिगर बना करके स्टूडेंट से बनाता हूँ, कारण क्या है, हम तो उसको बना देंगे तुरंत, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो विद्यार्थी है, ठीक है ना, उसको ब्लैक बोर्ड फेस करवाना चाहिए। आप अपनी कॉपी में फिगर बनाएंगे वो आप तक सीमित रहेगा, ठीक है ना। गलत बनेगा काट देंगे, सही बनेगा रख लेंगे, टेढ़ा बनेगा, आकृति कुछ भी हो फिगर की तो वो आपके पास ही तक सीमित है। लेकिन जो छात्र एक बार ब्लैक बोर्ड पे आकर के ब्लैक बोर्ड फेस कर ले, या डायग्राम बनाना है या कोई डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल कर लेता है, वो उसको कभी नहीं भूलता है, क्योंकि वो जो आपके क्लास की स्ट्रेंथ है 150, 60, 56 आपकी स्ट्रेंथ है, इसके बीच में से एक बच्चा उठ के प्रतिनिधित्व करता है, उस फिगर को बनाने का प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ ये फिगर ऐसे बनेगा। सैंपल से कहते हैं सैंपल। भाई खेत के अगर मिट्टी का सैंपल अगर लेना हो तो पूरा खेत क्यों उठा के ले जाएंगे? ऐसा है क्या कि पूरा खेती लेके चलो उठा करके जेसीबी बुलाओ, ट्रैक्टर टाली बुलाओ, सारी मिट्टी खोद के लैब में ले चलो, टेस्ट करके लाकर भेज रहे हैं, क्या संभव है ऐसा? सैंपल करने के लिए किसी एक जगह से अच्छा उठा लेते हैं, भाई किसी जैसे कुछ भी मटेरियल उठाते हैं तो इस मिट्टी उठाए, दो चार जगह से उसको टेस्ट कर लिए, अगर वो मिट्टी अच्छी है तो पूरा खेत अच्छा है, अगर वो मिट्टी खराब है तो पूरा खेत खराब है। भले ही सिर्फ उतना ही एरिया खराब हो, लेकिन सैंपलिंग में अक्सर एक्यूरेसी होती है वो 99% तक, 100% तक कोई चीज नहीं, ठीक है, 99% तक की शुद्धता उसमें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आपने 20 से एक बालक उठाया था, एक छात्र उठाया था कि फिगर ये डिसाइड, मतलब ये चीज का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक रिजल्ट देता है कि हाँ जो चीज बताई गई है या जो चीज कहा जा रहा है आपसे, आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। और जब एक बार बालक या बालिका आकर के यहाँ पर फिगर बना लिया, कोई डेरिवेशन सॉल्व कर लिया, कोई इक्वेशन लिख दिया, तो वो उसके पूरे एकेडमिक लाइफ को भूलता नहीं, क्योंकि पूरे 150 बच्चों के सामने उसने इसको लिखा है, समझे? इसीलिए बुला करके सुनाया था। मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बनाने के बाद उसकी आप कॉपी करेंगे और आप यहाँ आकर के बनाएंगे तो रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसा? पढ़ाया तो गया नहीं, तो रिवीजन कैसा? वही बच्चा उठ करके आकर के यहाँ फेस करेगा जो घर में टॉपिक पढ़ाने से पहले पढ़ा होगा, समझो। तो जो आपने पढ़ा घर में, भाई हमने बताया कल ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आप घर से पढ़ करके आए, हाँ,
जब आप घर से पढ़ करके आएंगे तो मैं यहाँ जो पढ़ाऊंगा तो वो आपके पढ़े और हमारे पढ़े जब टैली होता है तो रिवीजन भी चलता रहता है। अक्सर कॉन्फिडेंस लेवल उसी का हाई होता है जो घर से पढ़ करके विद्यालय आता है। इसीलिए भी पहले बता देता है कि कल ये टॉपिक चलेगा ताकि बच्चे इसको पढ़ लें। अदरवाइज चलते हैं क्लास बढ़ते इसमें। हमारी इक्वेशन थी 92 रेडियन टू 5 पर एक न्यूट्रॉन को बमबारी कराने पर मंद गति से 92 रेडियन टू 46 सिस्टम को प्राप्त होता है। उसका फिर नाभिक विखंडन आखिर हुआ कैसे, तो श्रृंखला कैसे बनी, ठीक है। अब उसको देखिए। एक हमने नाभिक लिया यूरेनियम 235, जिसका अब यूरेनियम शब्द कह दिया, यूरेनियम कह दिया तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 92 ही होगा, परिवर्तन तो होगा नहीं। तो 92 के स्थान में क्या है, रेडियम। अब इस पर जैसे न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई हमने 235 से कितना हो गया, 236, 36 हो गया, 236। 236 होने के बाद अस्थिर होने के बाद एक टूटना शुरू हो गया। टूटना जब शुरू हुआ तो क्या मिला हमको, 56 और 144, मतलब कि 56 हमको न्यूट्रॉन और 92 हमको प्रोटॉन। हाँ 56 तो प्रोटॉन मिला और कितना न्यूट्रॉन मिला, कैसे, सर उसको माइनस कर देंगे, 83 मिलेगा कि 88 मिलेगा, 144 में 56 घटाओ, अभी खुद आगे को देख पा जाएगा। अरे भाई 4 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 कितना बचा, 8, 13 में से गया 5, कितना बचा, 88, ठीक है। तो 88 हमको क्या मिले, न्यूट्रॉन। जब 88 न्यूट्रॉन मिले, दोनों का मान, फिर मैंने वही कहा था आपसे कि इसमें आपको क्या देखना है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या देखना है, ठीक है ना। द्रव्यमान की बात करेंगे तो जब परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो आवर्त में स्थान मिल जाएगा, द्रव्यमान से तत्व का भार मिल जाएगा, ठीक है ना, नाभिक का भार मिल जाएगा। तो हमने देखा 56 क्या है, इसका प्रोटॉनों की संख्या है। जब प्रोटॉन की संख्या 56 स्थान बेरियम मिल गया, बेरियम टूट गया, ठीक है ना। ऐसे 36 नंबर प्रोटॉन टूट गया, ठीक। जब ये दोनों टूटे, ठीक है ना, इन दोनों के टूटने के बाद क्या मिला, 3 न्यूट्रॉन। मोबाइल पता कर कितने बेच रहा हो, पता कर, कोई नया मोबाइल आया है, ना मोबाइल नहीं बेच रहे हैं, क्या करें। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा बेरियम और क्रिप्टन, दो उसमें क्या हुए, टूट गए, ठीक है ना। टूटने के बाद हमारे पास न्यूट्रॉन बचा 1, 2 और यहां पर ऊर्जा निकली, ठीक है ना। ठीक, अब क्या हुआ कि चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है ना, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ।
इसमें ज़्यादा चला तो ये रेडियो एक्टिव क्या है? पदार्थ है। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ को अगर हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं इनकी हाफ लाइफ होती है और आयु काल होती है, पूर्णतः समाप्त नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ? टूटने के बाद जो बचे फिर से उसने क्या किया? अटैक किया किस पे? 92.3 पे। ठीक, अब क्या हो? एक न्यूट्रॉन इस पे, एक न्यूट्रॉन इस पे, एक सीधे रेखा आगे। ऐसे करते करते क्या होगा कि एक श्रृंखला बनती, फिर बेरियम न्यूट्रॉन बनेगा, फिर बेरियम, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये 3 न्यूट्रॉन भी क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, किससे? फिर यूरेनियम से करेंगे, अब फिर उससे और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा? पूरी श्रृंखला ऐसे टॉर्च की रोशनी की तरफ बढ़ती चली जाएगी, जिसकी सीमा अनंत है। ठीक है ना? उसकी सीमा भी निर्धारित नहीं हो पाती है। ठीक है ना? और उसमें क्या है कि जब तक न्यूट्रॉन रहेगा, जब तक न्यूट्रॉन रहेगा तब तक नाभिकीय विखंडन की क्रिया चलती रहेगी, यूरेनियम का अटैक होता रहेगा। ठीक है ना? ये हो गया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है ना? अब क्या करते हैं कि ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है अनियंत्रित, ये बम के रूप में, परमाणु बम के रूप में, जो एक प्रकाश का विनाश का प्रतीक है। तो साइंस का एक सिक्का पहलू, विज्ञान के सिक्के के 2 पहलू, एक पहलू विनाश और एक पहलू विकास। विनाश का उदाहरण मिल गया। ठीक है ना? अब इसी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को, ठीक है ना, इसी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को जब नियंत्रित कर लिया जाता है, ठीक है ना, नियंत्रित करते हैं रिएक्टर के माध्यम से, कैडमियम की छड़ रिएक्टर के माध्यम से उसको करते हैं, तो ये क्या होगा? न्यूट्रॉनों को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। इन न्यूट्रॉनों को ब्लॉक करेंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ करेंगे, फिर कुछ आगे बढ़ जाएगा, फिर करेंगे, फिर कुछ एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे न्यूट्रॉन का जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है ना? अवशोषित कर लिए जाएंगे। जब अवशोषित कर लिए जाएंगे तो प्रेरक तो रहा ही नहीं, न्यूट्रॉन रहा ही नहीं। जब न्यूट्रॉन नहीं रहा तो यूरेनियम और नियंत्रित होकर रुक गया हो। ठीक है, लेकिन जो इसमें से ऊर्जा निकली है उसका प्रयोग हम विकास के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? इस श्रृंखला कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला। जो रुक जाए, जो हमारे नियंत्रण में हो, उसे कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला। अब क्या है कि जैसे ही हम इसे चलाएंगे, मान, ठीक, एक काम करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर एक पट्टी होती है, उसके अंदर क्या करते हैं? कैडमियम की छड़ें होती है, सुरक्षा दीवारें होती है, शील्डिंग होती है। ठीक है ना? ऐसे बहुत सी चीजें उसमें लगी होती हैं, जो क्या करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको रिएक्टर के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की ब्लॉक होती है। ठीक है ना? ग्रेफाइट की मोटी ब्लॉक होती है, दीवार चली होती है। ठीक, वो क्या करता है? ग्रेफाइट की वो ब्लॉक, वो रेडिएशन को अंदर से बाहर नहीं आएगा, उसके अंदर ही होता है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा छड़ें होती हैं, यूरेनियम की छड़ें होती हैं और कैडमियम की छड़ें होती है। ठीक है ना? अब जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें देखिए पार्ट की हम बात करें। ठीक है ना? नाभिकीय रिएक्टर में अगर हम बात करें पार्ट की, तो नाभिकीय रिएक्टर में सबसे पहला चीज होता है ईंधन। ठीक है ना? किसी भी चीज को चलाने के लिए क्या होता है? ईंधन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को चलाने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है। अगर खाना मतलब ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी शरीर के अंदर, तो पैर कैसे हिलेंगे? एक आता ना पहले उसका ऐड देखा लिम्का का, मैंने कभी ये सोचा था पानी में आग लगी पत्थर पिघल जाएगा। पेप्सी का ऐड था, उसमें बिल्कुल बारीक पैर वाला एक कार्टून बना के तो घुमाते हैं, चलता रहता है, हिलता जुलता रहता है। कुछ ऐसी हालत हो जाएगी, अगर खाना नहीं खाओगे, ऊर्जा नहीं रहेगी शरीर के अंदर, तो पैर उठा करके रखना पड़ेगा, किसी और की सहायता से, किसी और की ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, स्वतः ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ईंधन की आवश्यकता हर चीज को चलाने के लिए होती है, तो यहाँ रिएक्टर को भी चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और ईंधन के रूप में जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं क्या? क्या होगा इसमें? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम आपका हो गया
या आप जैसे मान लीजिए यूरेनियम करेंगे, यूरेनियम में क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बीमारी कराएंगे तो एक्टिवेट होगा। माचिस की तिल्ली लगा दो लकड़ी पे, ठीक है ना, तो माचिस को तिल्ली कहते हैं ईंधन। ईंधन क्या हुआ, लकड़ी, लकड़ी रखा हुआ है, माचिस की तिल्ली से उसमें आग लगा दो, ठीक है ना। तो क्या माचिस की तिल्ली को ईंधन कहेंगे? ईंधन क्या हुआ, लकड़ी। लेकिन उसका प्रेरक क्या हुआ, माचिस की तिल्ली, जिसने क्या किया, इस क्रिया को करने में घी में, आग में घी डालने का काम किया, ठीक है ना। अब लकड़ी थी सूखी, मार दे, माचिस जल गई, ठीक। तो वैसे ही इसमें यूरेनियम को क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे, जो अभिक्रिया को कराने में, स्टार्ट करने में सहयोग प्राप्त करते, सहयोग प्रदान करते, ठीक है। दूसरा होता है मंदक, ठीक है। मंदक होता है जो, मंदक का मतलब है विखंडन के उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। भारी जल सबसे अच्छा मंदक कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट ना फ्रॉग लगाते हैं, जैसे ऐसे कमरा है, ठीक है ना, दीवार ऐसे निकली, इसमें ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये क्या करती है, रेडिएशन को बाहर नहीं आने देती है, ठीक है। जब रेडिएशन बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, श्रृंखला कहां बन रही है, उसी के अंदर रहेगी ना, वो क्या, वो ब्लॉक हो गया, नियंत्रण में आ गया, अब बाहर विनाश नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है, ठीक, मंदक के बाद जो मुख्य पार्ट आता है परीक्षक, सील्डिंग करना, ठीक है। इसमें क्या, नाभिकों के विखंडन के समय कई प्रकार की तीव्र किरणें निकलती हैं, जिन्हें रिएक्टर के पास काम करने वाले व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। इन किरणों से उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों कंक्रीट की मोटी, ठीक है, लगभग 7 फुट मोटी, ठीक है, मोटी दीवार बना दी जाती है। अब 7 फुट मोटी मतलब इससे भी मोटी, 5 फुट है, डेस्क 2 फुट बढ़ा दो, ठीक है। 7 फुट, एक बेड से 1 फुट ज्यादा क्या होता है, मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, ठीक है। और क्या होगा, जब उस मान लो मंदक लग गया, मंदक के बाद क्या होगा, मोटी दीवार चल गई, तो कहाँ कुछ आने वाला है बाहर, ठीक है। अब इसे जान लो, एक होता है भामाचर सेंटर, ठीक है ना, भामाचर सेंटर, ठीक है। उसका एग्जाम होता है, उसमें रेडिएशन का उसमें परीक्षा करते थे, एनडीटी सिस्टम, एनडीटी में जब कोर्स किया था तो उसमें आता था, एक परीक्षा होती थी कि एनडीटी के लेवल 3 के, उसमें रिस्ट और रिस्ट एक पेन मिलता था, चेस्ट और रिस्ट, 2 चीज के लिए, एक घड़ी टाइप की, एक पेन टाइप की मिलती थी। परीक्षा में पास करते उसको, बहुत कम लोग परीक्षा पास कर पाते हैं, जैसे करने के बाद एक पेन की तरह मिलता है जो हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, और एक पहनते हैं। सबसे ज्यादा रेडिएशन के पास किसी मनुष्य को इस अंग पहुंचता था हाथ करता था, ठीक है, और उसको सबसे ज्यादा कोई चीज लेता तो सीधा आता है चेस्ट, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें मिलती थी नापने के लिए कि मनुष्य ने कितना रेडिएशन खाया है, मनुष्य को कितना रेडिएशन ने असर किया है, ठीक है। और उस रेडिएशन अगर लेवल बढ़ता था तो उस मनुष्य को कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलती थी, 10 महीने 2 महीने 3 महीने छुट्टी देकर उसको रेस्ट किया था, ठीक है, ताकि ये फिर से रिकवर हो जाए, क्योंकि रेडिएशन से ही मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां होती है। कोरोना लाइव था, बाल झड़ने वाले ऐसा था, कैंसर चलाते थे, मैडम क्यूरी आपने नाम सुना होगा, एक्सरे का प्रयोग अपने ऊपर करते करते रेडिएशन के कारण की मृत्यु, ठीक है। तो इसमें क्या था कि रेडिएशन जो है जब उससे बाहर निकलेगा तो मनुष्य को ही लाभ हानि पहुंचाएगा, तो मनुष्य भी वहां से पाले हैं। तो उसको रोकने के लिए ग्रेफाइट को उसका क्या रोकने के लिए क्या, 7 फुट मोटी क्या कर दी, दीवार बना दी, ठीक है ना, ताकि इससे बाहर ना पाए। उसके बाद था नियंत्रक, कंट्रोलर, ठीक है। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण करने के लिए कैडियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। मैं बार बार अभी कह रहा हूं कि न्यूट्रॉनों का अवशोषित करना, उसी से नियंत्रण होगा ना, तो कैडियम की छड़ होती है, ठीक है ना। कैडियम की जो छड़ है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको अंदर या बाहर करो, जब हमको स्टॉप करो तो अंदर करो, सारी छड़ों को सारा अवशोषित कर लेंगे, हो जाएगा, निकाल दो बाहर, अब क्रिया स्टार्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि नाप दीवारों में इन छड़ों को आवश्यकता से अंदर बाहर करके विखंडन की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अब कैसे नियंत्रित होता है,
उसको जैसे इन करोगे ना साइड छोड़ को, एक बीच में चले आते हैं, ठीक है ना। जब बीच में आए तो किसको अवशोषित करेंगे, वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे। जब न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएंगे तो जाहिर से क्या बात है, बताओ, जब न्यूट्रॉन अवशोषित हो गए तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय विखंडन की क्रिया है क्या कराती है, और क्रिया नाभिकीय क्रिया में न्यूट्रॉन ही क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब न्यूट्रॉन ही नहीं है, माचिस की तिल्ली है ये नहीं है, तो आप कहां से लगेंगे, पड़ोसी से मांग के लाएंगे, लाओ भाई मैं उठा दे आग दे दो, है ना। जैसे पुराने जमाने में होता था, पूरे गांव में किसी एक के वहां चूल्हा जाता था और चलो आग ले जाते, तो वो अपना तो था। आज किसी को मांग के देखो किसी को नहीं मिलती। आज मांगो तो बेइज्जती की बात है, लेकिन उस समय मांगने का मतलब नहीं था कि हम पूरे गांव घर वाले संगठित हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं, सबका चूल्हा एक साथ जलेगा, एक का ले जाएगा सबका नहीं जलेगा। यानी कि सुख और दुख में हम साथ खड़े हैं। और आज क्या होता है, सुख है तो मुंह बोल कर ना हो, कैसे इसको दुखी करना है, और दुख है तो घी में आग डालो, आग में घी डालो और दुखी हो जाए। तो ये अंतर आता है मनुष्य के उसमें व्यवहार। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे इसमें डाल देंगे इसमें छड़, तो क्या होगा, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेगा। अब न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने से पहले यह क्रिया जब हो रही है तो क्या होता है, ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर आती है ना, हीट। ठीक है ना, जब हीट आएगी, इतनी हीट रहती है, जाहिर सी बात है कि तुम देख लो भट्ठा होता है ना, भट्ठा ऊपर से मट्टी के लिए तब ऊपर गर्म रहता है, तो वही चीज है। अंदर क्या हुआ, लगी हुई उसमें आग, लगा हुआ उसमें रिएक्शन चल रहा है, उष्मा दे रहा हो, ठीक है ना। जब उष्मा निकल रही है उसमें से तो जाहिर सी बात है हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीट में देखो, अब पढ़ेगा ना, छड़ को एक कोने पर गर्म करो, लोहे को धीरे धीरे कोई रॉड गर्म कर दिया, तुरंत नहीं, धीरे धीरे लगातार क्रिया चल रही है उसके अंदर, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, रिएक्टर पूरा बाहर से गर्म हो गया। ठीक है, रिएक्टर गर्म हो गया, रिएक्टर जब गर्म हो जाएगा तो ब्लास्ट होने का डर, उसको ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीतलक में क्या देखो लिखा है, विखंडन के समय उत्पन्न होने वाले उष्मा को शीतलक पदार्थ द्वारा ठंडा शीतल पदार्थ द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। उष्मा प्रायः प्राप्त कर जल अतप्त हो जाता है और जलवाष्प में परिवर्तित होता है, जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब देखो क्या है, स्टीम टरबाइन शुरू होती है, भाप इंजन सुनते हैं, भाप इंजन कैसे चलता था, कोयला झोंकते रहो तो कोयले थोड़ी चलता था। एक होता था उसमें वाटर ट्यूब, पानी उसके अंदर भरे थे, ठीक है ना, ट्यूब के अंदर पानी, ट्यूब के अंदर पानी भरी रहती थी, ठीक है ना। जब ट्यूब के अंदर पानी भरी रहती थी और यहाँ नीचे से हम क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पानी भी गर्म होकर के भाप बनेगा। ठीक है ना, जब भाप बनेगा तो उसको ट्यूब के माध्यम से टरबाइन पे लागू करना, पहिया घूमना, समझे। वैसे ही जैसे कि आजकल अगर आप देखना चाहें तो प्रेशर कुकर के ऊपर की सीटी हटा दीजिए, ठीक है ना, और जब उसके अंदर पूरा प्रेशर बन जाएगा तो उसकी स्पीड देखिएगा। छोटी सी बॉल लीजिएगा, प्लास्टिक की बहुत हल्की बॉल छोड़ दीजिएगा उसको, ऊपर ही घुसा रहेगा, नीचे नहीं आएगा बॉल। छोटी सी बॉल प्लास्टिक कितनी बड़ी सी लेना, बहुत हल्की बॉल, भारी नहीं, हल्की। अब हल्की से वायु है, हल्की है, सीटी निकल रहा है ऊपर से बाहर, वायु निकल रही है, भाप निकल रहा है, छोड़ देना उसको, घूमता रहेगा, उसको उड़ेगा, मतलब बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत एकदम नीचे में नहीं गिरेगा, उसी में घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको घुमाने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए इतना प्रेशर वो उस पर दे रहा है। चल रहा है। हाँ बताइए, बोलिए। सोने में कभी था, हाँ ये बच्चों को बुलाया है ना, हाँ अच्छा 12 है, हाँ, सभी बच्चों को बुलाया कि हम सबको बुलाए थे, नहीं आ रहा है ना, नाम नोट कर लीजिए, और जो लिखा देना है, जो पढ़ा देना है, दोबारा नहीं होगा। दूसरी चीज, सख्ती से इन लोगों पर पेश आइए, इसमें मरम्मत करना नहीं है, क्योंकि मेरी बात जो बच्चे मान रहे हैं उनके साथ हम 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया खर्च करेंगे, नंबर भी हम करेंगे। जो नहीं आ रहे हैं, मजबूर है, उनके कोई भी मरम्मत नहीं।
ये चीज है ना। तो इसमें क्या है कि अब जब स्टीम है ना, स्टीम भाप, ठीक है, जब भाप आप देखेंगे इसमें तो उसी भाप का यूज कैसे करते हैं हम। अब देखो स्टीम किसका बनेगा, पानी का। तो सबसे अच्छा शीतलक क्या हुआ, पानी। हमको जो काम करना है उसके पानी से अच्छा हुआ। हम क्या करें, पानी से ठंडा करना शुरू करें। जैसे ठंडा करना शुरू करेंगे रिएक्टर के अंदर प्रवाहित होने लगेगा पाइप के रूप में, तो क्या हो जाएगा, स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। जब वो स्टीम बनेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उससे प्रेशर नोजल लगा के आगे, ठीक है, आगे नोजल लगा करके स्पीड से उसको बाहर निकालेंगे। जब उसको स्पीड से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो नोजल का एक काम होता है लो वेलोसिटी कन्वर्टेड टू लो वेलोसिटी टू हाई वेलोसिटी, मतलब कि लो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी में उसको कन्वर्ट करता है। कैसे, नोजल का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार होता है, देखो इन करने वाला जो पॉइंट होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, आउट करने वाला पॉइंट क्या होता है, पतला होता है। जब इसमें खूब ढेर सारी चीजें भरेंगे तो सब चीजें प्रेशर लगाएंगे, और जब प्रेशर लगाएंगे तो इससे निकलने वाला चीज बहुत ही स्पीड से बाहर निकलेगा। तो जब इस जेट को लगा करके टरबाइन के मूव लगाते हैं और मूव करता है, टरबाइन धीरे क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। जैसे मूव करना शुरू करेगा तो टरबाइन की जब पंखियां मूव करेंगे तो धीरे धीरे आगे चल करके जो इंस्ट्रूमेंट आगे लगे हुए हैं उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक पावर जनरेट होगी। मैग्नेटिक पावर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो शीतलक हमने प्रयोग किया उस शीतलक को हमने स्टीम के रूप में कन्वर्ट करके पाइप के माध्यम से उसको टरबाइन के ऊपर आकर क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करना शुरू करते हैं। हमारे देश में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो क्या करता है, इसके माध्यम से क्या करता है, आपके बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब अगला जो हमारे पास है सुरक्षा छड़, ठीक है ना। ये सब जो है जो मैं बता रहा हूं आपको, जितनी चीजें, जैसे ये क्या नाम है, ईंधन, मंदक, परीक्षा, नियंत्रक, शीतलक, सुरक्षा क्षण, ये सारी चीजें जानते हैं क्या है, ये रिएक्टर के मुख्य भाग है। रिएक्टर के मुख्य भाग है, ठीक है भाई। रिएक्टर का जो मुख्य भाग है, जो जिससे रिएक्टर मिलकर के बनाया जाता है, वो इतनी चीजें हैं, ठीक है। अगला आती है सुरक्षा छड़, सेफ्टी रॉड। अब देखिए, यदि रिएक्टर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगता है तो नियंत्रण छड़ों का एक सेट, जिसे उपविराम शट ऑफ जो है क्षण कहते हैं, रिएक्टर में स्वयं प्रवेश करके न्यूट्रॉन, अब क्या है, सारी प्रक्रिया चल रही है, रिएक्शन पूरे चल रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्टर जो है चल रहा है। अब क्या हुआ, हम भूल गए कैडेम के छड़ को डालना, ठीक है, अब बहुत तेज होने लगा, ठीक। एक सुरक्षा छड़ थी, जैसे सेफ्टी वॉल्व होता है ना कुकर में, किसी भी प्रेशर वाली चीजों में सेफ्टी वॉल्व होता है, जो क्या होता है, अगर फटने उठना हो तो लीक कर जाता है और सारी गैसें से बाहर चले जाती। वैसे ही रिएक्टर में क्या होता है, सुरक्षा छड़ होती है। जब क्रिया बहुत तेज होने लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टर जो छड़ है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। जब वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही वो अभिक्रिया को बंद कर देती है, वो कहती है न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि रिएक्टर फटता नहीं है या कोई नुकसान नहीं होता, अभिक्रिया वहीं पे ड्रॉप आती है, ठीक है। कैडमियम की छड़, सुरक्षा छड़, ठीक है, शील्ड, ठीक है, और शीतलक, ईंधन, ये सब मेन पार्ट आपके 6 मेन पार्ट है। इनसे ही मिला करके क्या बनता है, रिएक्टर बनता है। हम रिएक्टर फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। उसको बढ़िया से ठीक है बना करके बाकी आप लोग घर जाएंगे, ठीक है ना। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उतने का नोट्स आप तैयार कर, ठीक है। बाकी जो आगे हो बताइएगा, ठीक। अब एक चीज और है, देखिए रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बोर्ड परीक्षा के लिए आता है, क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं रेडियो एक्टिव तत्व और नाभिकीय विखंडन में अंतर, या पूछ देगा नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है बताइए, या नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की तुलना कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, जो चैप्टर चल रहा है इससे आपके बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा, ठीक है ना।
5-6 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ना हो तो पुराने 10 साल के पेपर उठा करके देखेंगे। ठीक, तो जो रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन है, ठीक, इनमें हम बात करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव विखंडन जो होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है वो आपका एक प्राकृतिक विधि है, नेचुरल। ठीक है, रख दीजिए रेडियो एक्टिव पदार्थ को, अपने आप ही धीरे धीरे विखंडित होता रहेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपनी हाफ लाइफ को पूरा कर लेगा अपनी समय। ठीक है ना, लेकिन जो नाभिकीय विखंडन है वो क्या है, हमारे द्वारा किया हुआ, हम लोगों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा किया हुआ है। ठीक है ना, नाभिकीय जो विखंडन है वो पूर्णतः कृत्रिम विखंडन है। कैसा विखंडन है, कृत्रिम विखंडन है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन कैसा विखंडन है, कृत्रिम है, जो आर्टिफिशियल से कहते हैं इसमें, एक कृत्रिम विखंडन है। और जो रेडियो एक्टिव विघटन है, रेडियो जो आपका उसमें रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक है, और यह स्वतः होने वाली क्रिया, यह अपने आप होती है। देखो, अगर हम रेडियो एक्टिव विघटन रख दें किसी तत्व को तो हम थोड़ी कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है ना, स्वतः चलेगा। यूरेनियम को तो जमीन के अंदर रखते हैं, कहीं रख दो, धीरे धीरे अपने अगर 10 साल 20 साल जो भी उसकी आधार होगी उतने साल में आराम बचेगा, चाहे तुम लाख प्रयास कर लो। ठीक है ना, तो ये जो रेडियो एक्टिव विघटन है ये नेचुरल है और स्वतः होने वाली क्रिया है, अपने आप होगी। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो है वह क्या, कृत्रिम है और स्वतः होने वाली क्रिया नहीं है। ठीक है ना, स्वतः होने वाली क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरण, किसमें, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक के विघटन में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की जब बमबारी कराते हो इसमें नाभिकीय विखंडन वाले तो क्या मिलता है आपको, अल्फा बीटा गामा मिलता है, क्या मिलता है, क्रिप्टन, बेरियम और फिर न्यूट्रॉन मिल जाते हैं और ऊर्जा मिल जाती है। तो एक से अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, एक से अल्फा बीटा गामा नहीं निकलता है। क्या निकलता है, हल्के नाभिक, एक भारी नाभिक को तोड़ करके हल्का नाभिक मिलता है। ठीक है, इतना बड़ा पत्थर फोड़ के छोटे छोटे कर दो, लाओ तो बड़ा सा पत्थर मारो, उस पर देह बड़ा मारते रहो। टाइल्स मार्बल निकलता ना, मार्बल बहुत बड़े पत्थर होते हैं, काट काट के स्लेट बना के तुमको मिलती है। तो एक बड़े पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ये कैसे होगा, कृत्रिम अवस्था। ठीक है ना, और जो स्वतः विघटन है वो क्या है, उससे अल्फा बीटा गामा किरण मिलती है। और जो नाभिकीय विखंडन है वो किसका मिलती है, उससे नाभिकीय विखंडन से हमको दो हल्के नाभिक, दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक मिलते हैं, भारी नाभिक को तोड़ करके हल्के नाभिक मिलते हैं। यानी कि जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, ठीक है, वह स्वतः होने वाली क्रिया है, और स्वतः होने वाली क्रिया से हमको अल्फा बीटा गामा किरण मिलती है। ठीक है, और एक क्या है, कृत्रिम है, जो कृत्रिम है और इसके उससे क्या होता है, स्वतः होने वाली क्रिया नहीं है, हम कराएंगे तो ही होगा, हम चाहेंगे तो रोक लेंगे, हम चाहेंगे तो करा देंगे। तो इसमें क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम होने के साथ क्या होता है, भारी नाभिक को तोड़ करके दो हल्के नाभिकों में हमको प्राप्त होता है, अपार ऊर्जा हमको मिलती है। परिभाषा बन गया, परिभाषा हो गया ना, रेडियो एक्टिव विघटन की परिभाषा हो गया और नाभिकीय विघटन की परिभाषा हो गया। ठीक है ना, तो परिभाषा को भी आंसर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक ये आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने बारे में नोट कर लीजिएगा। बाकी जहाँ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, तो आपने क्लास चलेगी फिर डिस्कस होगा। लेकिन हाँ ये है, जो अभी पढ़ा दिया फिर नेक्स्ट क्लास में कर लीजिए, हम नहीं कराएंगे। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो पर्सनली आपको हम, ठीक है। अब हमारे पास देखा है तो ये टॉपिक हो गया खत्म। ठीक, अब बचता है नाभिकीय संलयन। अब देखो नाभिकीय संलयन, है ना।
नाभिकीय संलयन जो शब्द है उससे ही समझ में आ रहा है कि संलयन मतलब जोड़ना, नाभिकों का जोड़ना। इससे पहले क्या था? नाभिकों का तोड़ना। जोड़ने और तोड़ने दोनों में अपार ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। अब देखो, अगर पहले क्या था, एक भारी नाभिक से विखंडित करके हल्के नाभिकों में तोड़ देना, शब्द क्या था? विखंडन। अब क्या है? संलयन। तो हल्के नाभिकों को उठा करके जोड़ के भारी नाभिक बनाना, ठीक है ना। दो या दो ज्यादा हल्के नाभिकों को जोड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करना, ये कहलाता है नाभिकीय संलयन। इसका उदाहरण क्या है? सूर्य, ठीक है ना। सूर्य क्या है? नाभिकीय संलयन का उदाहरण है इसमें, ठीक है। इसमें आपको चलो कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास, आप लोग लेकिन लिख के आइएगा पूरा, ठीक है ना। जब क्लास में बैठने अगली बार तो आप सभी लोग क्या करेंगे, जितना पढ़ा दिया है ये लिख करके नाभिकीय संलयन तक के अपने कॉपी को आप मेंटेन कर लें, बिना नोट्स के पढ़ाई, ठीक है ना। हम आपको लेक्चर दे देते हैं, समझाते हैं, आप तब पढ़ने में लिखना भी देंगे, लेकिन कॉपी में जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज करे सो काल करा, काल करे सो परसों, काहे चक्कर में पड़ा है, अभी तो पढ़े हैं परसों। ये सोच है आज के छात्रों की, ये सोच है कि चलो आज नहीं लिखे तो कल लिख लेंगे, अरे कल लिख परसों लिखे, संडे आ रहा तब लिख लेंगे। और यकीन मानिए आज से लेकर संडे तक अगर आप यही सोचते रहे तो इतना काम बढ़ जाएगा कि संडे फिर क्या किताब बंद करो, देखा जाएगा, ठीक। धीरे धीरे लोड बढ़ता रहेगा। तो सिंपल सा जो पुराना फंडा था वही अपनाइए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होत है बोल करेगा, ठीक है। हर काम को तत्काल कर लीजिए तुरंत। अभी कहा ठीक है घर में